So let's start with the questions. Now, the first set of questions, it is based on the terms used in thermodynamics. So सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से terms है in thermodynamics. सबसे पहले तो extensive and intensive, ये दोनों के दोनों बहुत important है क्योंकि जितने भी questions हम अभी solve करने वाले हैं, most of the questions are asked on the same topic, that is intensive and extensive property. तो quickly मैं revise करती हूँ. सबसे पहले तो intensive property क्या होता है बच्चों? Intensive property, it is a property which is independent of the size or amount of the substance, okay, which is not dependent. जैसे कि for example I can take temperature, pressure. तो temperature it is not dependent. For example, अगर मैंने 1 ml ऑफ वाटर लिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. 10 ml लिया तो भी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होने वाला है. 1000 ml अगर मैंने लिया तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, राइट? सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन शॉर्ट टेम्परेचर ये क्या होता है? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. Whereas if I talk about extensive property, सबसे पहले तो हम लेते हैं mass. मास क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. जितना बड़ा सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा मास होगा, राइट? सो मास क्या होता है? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो हमेशा याद रखो ऐसे प्रॉपर्टी जो डिपेंड करते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे, तो उसी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो एग्जांपल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है एक्सटेंसिव में मास होता है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी होता है. नाउ हीट कैपेसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों अगर आपने एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो हीट कैपेसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट कैपेसिटी होता क्या है. तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट, okay, amount of the heat which is required to raise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रहा है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन को रेज करने के लिए कोई भी एक सब्सटेंस को का उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. तो इन शॉर्ट जितना बड़ा सिस्टम होगा, राइट, जितना बड़ा सब्सटेंस होगा तो हीट कैपेसिटी उसका उतना ज्यादा होगा, राइट? सो हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखने जाऊं हीट कैपेसिटी को, अगर मैंने पर यूनिट मास में मैंने स्टडी किया, पर यूनिट मास का मतलब क्या होता है? लेट अस टेक द बेस्ट टर्म दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस. ओके, एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस का जितना हीट कैपेसिटी होगा उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बन जाता है बच्चों? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इन शॉर्ट कोई भी प्रॉपर्टी, ओके, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमने पर यूनिट में अगर कंसिडर किया है, पर यूनिट मास हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, पर यूनिट मोल हो सकता है, तो वो क्या बन जाता है बच्चों? इट बिकम्स ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो आई रिपीट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा होगा? हीट कैपेसिटी. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? इट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर? सो मैंने रफली एक्सप्लेन कर दिया है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव को. क्विकली नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. Now the first question is, for an adiabatic process, dash. Now options are given. Now let us quickly revise adiabatic process. Adiabatic process क्या होता है बच्चों? जहां पे ना ही हीट सिस्टम के अंदर जाएगा ना ही हीट सिस्टम के बाहर आएगा. सो इन शॉर्ट देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस. एंड हमेशा याद रखो पूरे थर्मोडायनामिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, हीट इट इज डिनोटेड बाय क्यू, नॉट बाय एच. ओके, इट इज डिनोटेड बाय क्यू. सो यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या ढूंढना है ऑप्शन में? कि जहां पे भी Q कांस्टेंट है, Q 0 है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. दैट विल बी व्हाट? द एडियाबेटिक प्रोसेस. सो डेफिनेटली आई कैन सी ऑप्शन नंबर B is the correct answer क्योंकि Q is equal to 0. And this question was asked in 2000.
The next one is, which of the following has no exchange in internal energy? Now, no exchange, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए internal energy it is denoted by U. So, no exchange in internal energy का मतलब क्या होगा? Delta U is equal to 0. ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे इंटरनल एनर्जी जीरो होता है? तो सिंपल आपको याद रखना है, इट इज व्हाट इट इज ऑलवेज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, definitely internal energy of any system it becomes what? It becomes constant, that is delta U is equal to 0. So correct option is isothermal process. Clear? रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, आइसोबेरिक क्या होता है बच्चों? आइसोबेरिक में P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देन आइसोकोरिक मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एडियाबेटिक क्या होता है? Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन? सबसे पहले तो अभी मैंने बताया है कि एडियाबेटिक होता क्या है. एडियाबेटिक में देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो अभी हमने स्टडी किया है, दैट इज Q इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस राइट डाउन डेल्टा U इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स. नाउ यहाँ पे मुझे पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा U इज इक्वल टू W. और आई कैन ऑल्सो राइट डाउन डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W. क्लियर? तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास में है. नाउ अभी हमें पता करना है कि एक्सपांशन होता क्या है. एडियाबेटिक एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक्सपांशन क्या होता है बच्चों? एक्सपांशन इज नथिंग बट व्हेनेवर work is done by the system on the surrounding. by the system on the surrounding में क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. राइट? सो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो कुछ तो एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क इज यूज्ड अप. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क इज व्हाट? इट हैज बीन यूज्ड अप का मतलब इट हैज बीन डिक्रीज्ड. सो एनर्जी अगर कम हो रहा है तो आई कैन से दैट यहाँ पे माइनस डेल्टा U हम कंसिडर करेंगे. राइट? अगर वर्क कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम हो जाएगा. एनर्जी अगर कम है तो इट विल बी व्हाट? नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इट इज लेसर देन 0. राइट? इट इज लेसर देन 0. सो द करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा B. डेल्टा B में क्या है ऑप्शन? Delta U is what? Lesser than 0. Clear? So this is the answer for question number 3. Now let us proceed with question number 4. Now question number 4 says that identify an extensive property amongst the following. अभी मैंने कहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट और द साइज ऑफ द सब्सटेंस. सो इनमें से मैंने क्लियरली एग्जांपल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. So the correct answer is heat capacity. Okay? जिन्होंने आंसर करेक्ट पहले ही प्रेडिक्ट किया है, वेरी गुड. ओके, जिन्होंने नहीं किया है प्रेडिक्ट या नहीं कर पाए, प्लीज प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. The next one is, which of the following properties is extensive property? Again the same concept, extensive property. सबसे पहले तो density क्या होता है बच्चों? Density is intensive property. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये भी इंटेंसिव. मैंने ऑलरेडी कहा है टेम्परेचर, मेल्टिंग, बॉइलिंग, एवरीथिंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी. राइट? तो बचा क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज नाउ, which is true for heat and temperature? Now which is true for heat and temperature में सबसे पहले तो हमें ऑप्शन में ही नजर आ रहा है कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव के बारे में दिया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट क्या होता है. हीट इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Yes or no? Okay. Now coming to the next option, that is temperature. Temperature is what बच्चों? Temperature is nothing but it is an intensive property. So कौन से option में मुझे पहले extensive and फिर intensive नजर आ रहा है? तो definitely it is option number D. Okay, the correct option is option number D. Next is now let us proceed with the next set of questions.
रिमेंबर बच्चों, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व करना है क्योंकि सीईटी में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो फटाफट आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो नहीं है मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, राइट। तो इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आंख बंद करके आप आंसर कर सकते हो, इट इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, राइट। Next one is now question number 8. Now question number 8 में which of the following is an extensive property? तो ये सारे के सारे, अगर मैं डेंसिटी देखने जाऊँ, it is intensive. This is also intensive. Specific heat. Remember heat देके तुरंत आंसर नहीं करना है कि extensive है, right? Specific heat क्या होता है? Heat क्या होगा? Extensive. हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है बच्चों? इट इज इंटेंसिव, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, एंड जो भी पर यूनिट में होता है वो एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाता है, राइट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अगेन वेरी सिंपल, इट इज मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says that identify the process having delta V is equal to 0। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रेशर अगर सेम है तो आइसोबेरिक, वॉल्यूम अगर सेम है तो इट इज आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक हमेशा याद रखो। अगर टेम्परेचर सेम है तो इट इज आइसोथर्मल, एंड अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग तो दैट बिकम्स एडियाबेटिक। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर व्हाट? दे आर रिपीटेड ऑन द सेम टॉपिक। तो यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा बच्चों कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं in your upcoming exam. The next one is question number 11. Now question number 11 says that which among the following pair is an extensive and intensive property respectively। तो extensive and intensive पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शंस क्या है। सरफेस टेंशन एंड हीट कैपेसिटी के बारे में दिया है, राइट। सो यहाँ पे सरफेस टेंशन एंड हीट कैपेसिटी दोनों भी गलत है, ठीक है। दोनों भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज एक्सटेंसिव, एंड सरफेस टेंशन होगा आपका इंटेंसिव। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ कमिंग टू विस्कोसिटी एंड प्रेशर, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। अगर मैं देखने जाऊं इंटरनल एनर्जी होता है एक्सटेंसिव, एंड टेम्परेचर तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। The next one is which among the following properties is not a state function। So हमेशा याद रखो, पूरे चैप्टर में फुल केमिकल थर्मोडायनामिक्स में दो फंक्शंस आपने स्टडी किया है, राइट। द फर्स्ट वन इज स्टेट फंक्शन, द अदर वन इज पाथ फंक्शन। तो हमेशा याद रखो स्टेट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन initial and final state, but it does not depend upon the path followed. Whereas we have a path function, इसका मतलब क्या होता है? जो कि सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर? There are few examples, pressure, volume, temperature, number of moles, ये सारे के सारे state functions है। and दो ऐसे important functions है, दो important properties है जो कि path function है full chapter में। पहला है work done and the second one is heat। so हमेशा याद रखो work and heat ये दोनों के दोनों क्या है? they are path function। so यहाँ पे not a state function मतलब definitely path function के बारे में पूछ रहे हैं। so the correct answer will be 12th का C, that is work। the next one is question number 13। Which of the following is not a feature of reversible process? Reversible process क्या होता है बच्चों? The word itself is reversible का मतलब क्या होता है? ऐसा process जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आई मीन टू से इनिशियल टू फाइनल अगर एक प्रोसेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फाइनल से इनिशियल अगेन
ओके, व्हेन इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसी को हम कहते हैं रिवर्स होना या रिवर्सिबल। एंड जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हमेशा याद रखो, जो ड्राइविंग फोर्स है एंड ऑपोजिट साइड से जो फोर्स आ रहा है, दैट इज ऑपोजिंग फोर्स, ये दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए। एंड उसी कम डिफरेंस को हम कहते हैं इनफाइनाइट सिमिली। ओके, ये वर्ड का मतलब ही होता है इनफाइनाइट सिमिली। स्मॉल का मतलब द डिफरेंस इट शुड बी वेरी 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 स्मॉल। Clear? Now let us have a look on the options. The first option it is proceeds infinite simile slowly. This is the correct answer. This is the correct option. The driving and the opposing forces differ by extremely small amount. This is also the correct option. अभी मैंने explain किया है. The next one is the process cannot be reversed by small change in condition. So this is not the correct one. ठीक है, ये प्रोसेस रिवर्स होना चाहिए, इसीलिए तो इसका नाम रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, not a feature of reversible process. So definitely it will be option number C. The next one is, which among the following is an extensive property? Again, very simple, it is heat capacity. The question number 15 says that which among the following pair is intensive? तो intensive कौन सा होगा? Mass तो यहाँ पे extensive है, this is also extensive है, this one is intensive. Then specific heat capacity क्या होता है बच्चों? It is intensive, already मैंने explain किया है, this is also intensive. So the correct option is C. Clear? तो quickly you have to answer the questions क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, and all these are theoretical based, so आपको quickly answer करना है. The next one is, now let us proceed with question number 16. Okay. Now the question number 16 says that identify the type of a system if boiling water is kept in half filled closed vessel. इसका मतलब होता है, सपोज हमने लिया है एक वेसल विच इज क्लोज्ड विथ अ लिड, ठीक है, एंड इफ बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे वाटर बॉइल हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन हाफ फिल्ड क्लोज्ड वेसल। तो बॉइलिंग वाटर देख के ही मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तो वाटर है, ओके, ये बीकर के अंदर वाटर है एंड प्लस स्टीम है, ठीक है। सो जहां पे भी वाटर एंड स्टीम, स्टीम क्या होता है बच्चों? स्टीम इज नथिंग बट द वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द गैसियस फेज। वाटर क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज। तो लिक्विड एंड गैसियस फेज, ये टू डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है इन द वेसल। सो इफ टू डिफरेंट फेजेस आर प्रेजेंट, डेफिनेटली इट विल बी व्हाट? इट विल बी हेट्रोजीनियस, राइट? तो कैसा सिस्टम होगा? हेट्रोजीनियस। ये तो पहला ऑप्शन हमें मिल गया। सेकेंड वन इज, ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम है तो डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर बी. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर बी. The next is, which among the following is not the feature of a reversible process? Now already मैंने सारे features discuss किए हैं in the previous question. Quickly try to answer this question, question number 17. The correct answer will be A. Okay, now why A? Because the driving and the opposing force के बीच में जो difference होता है, it should be very very small. And यहाँ पे option में दिया क्या गया है कि the difference is what? It is a large amount. Okay, so this will be the correct option. Next is now question number 18. Which among the following are intensive and extensive? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कौन सा है? अगेन मैंने सारे ऑप्शंस या सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है रिलेटेड टू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. सो क्विकली ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन नंबर 8. 19th question, identify false statement regarding isothermal process from the following. अभी isothermal process already हमने डिस्कस किया है. isothermal मतलब जहां पे temperature remains constant, and if temperature is constant, internal energy also becomes constant. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे तो दिख रहा है in temperature of the system remains constant, so ये true है. हमें आइडेंटिफाई करना है false statement. Internal energy also remains constant. This is also the correct statement. ठीक है.
नाउ कमिंग टू सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो मैंने कुछ भी हीट के रिलेटेड नहीं कहा है, राइट? तो हीट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, हीट कैन बी exchanged with the system and the surrounding. So this is also true statement, right? So definitely answer क्या होगा बच्चों? The correct answer is enthalpy of the system remains constant. हमेशा याद रखो, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है, राइट, तो आप पहले सारे ऑप्शंस देखो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा आप उसे रिमूव कर सकते हो वो ऑप्शंस को, एंड जो भी बचा है फाइनली दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया है, जो मुझे पता था सबसे पहले मैंने उसको फिल्टर आउट कर दिया, राइट, एंड जो भी फाइनल है दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20th. Now question number 20th says that which of the following is a path function? Again आप clearly यहाँ पे path function work done, clearly आपको पता होना चाहिए कि work and heat both are what path function। पूरे चैप्टर में ये दोनों ही path function है, इसी के बारे में दिया है फुल चैप्टर में। तो आपको आंख बंद करके ये आंसर आपको सेलेक्ट करना है। The next one is question number 21. Which of the following is not extensive property? अभी कौन सा extensive property नहीं है यहाँ पे, that means intensive property कौन सा है? तो definitely 21 का होगा D. Which among the following is an extensive property? कौन सा extensive property है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? B. Rest all are what? Rest all are intensive property. The next one is now we are going to proceed with the nature of heat and work. So यहाँ पे first question दिया है, depending on the nature and work or nature of heat and work, which of the following reaction shows work of compression? Now compression क्या होता है बच्चों? मैंने already explain किया है expansion के बारे में। एक्सपांशन, नाउ जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक, इसको सिस्टम कंसिडर करो एंड ये सब बाकी सब क्या है? सराउंडिंग, राइट? तो अगर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया है तो मेरा हाथ की तरफ देखो, ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये क्या हो रहा है? This thing is expansion, right? If the work is done by the system on the surrounding, so ये expand हो चुका है, volume बढ़ चुका है। Whereas on the other hand, if I just press this, okay, this is what compression. तो compression मतलब ये था आपका surrounding, this is the system, so work is done by the system on the surrounding. ये by and on, ये दोनों के दोनों words बहुत important है, ठीक है? So by the surrounding on the system it becomes a compression, and compression में क्या होता है? वॉल्यूम कम हो रहा है, right? तो हमेशा याद रखो कि कंप्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? जहां पे वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कब कम होगा? डेफिनेटली व्हेन द फेजेस इट गेट्स चेंज्ड, गैसेस का सबसे ज्यादा रहता है, देन इट इज लिक्विड, देन इट इज सॉलिड, राइट? तो जहां पे भी गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द करेक्ट रिएक्शन फॉर कंप्रेशन। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है आपको सिर्फ फेजेस पे ध्यान देना है, जहां पे भी गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है कि जितने भी गैसियस फेज में अमोनिया एंड HCl गैस है, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हुआ है? अमोनियम क्लोराइड पे, राइट? प्रेसिपिटेट मिलता है, दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। सो दिस कुड बी द करेक्ट आंसर, बट बाकी सारे ऑप्शंस भी हम देखते हैं। बी ऑप्शन में गैस टू गैस है, गैस टू सॉलिड भी है, बट गैस टू गैस है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। गैस टू अगेन गैस है, सारे के सारे गैसियस फेज में है, तो दिस इज नॉट कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होना चाहिए? कि प्रेसिपिटेट या सॉलिड कुछ फॉर्म होना चाहिए गैस से, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो अगेन यहाँ पे लिक्विड टू लिक्विड एंड गैस, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। So we are left with option number A. This is the correct option. Clear? So in today's video, I have discussed all the questions related to the properties. Mainly, we have solved the questions based on intensive, extensive, adiabatic, and then nature of heat and work. In the next lecture, I will be proceeding with the next set of questions which are totally numerical. ठीक है, बहुत सारे हम numerical solve करेंगे and within a fraction of seconds या quickly आपको कैसे solve करना है, all the tips and tricks I will be sharing in the next video. So stay tuned to my channel and do not forget to subscribe my YouTube channel and Instagram page. You will get all the important videos in the playlist. So thank you.